वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 9 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 पाइथन रिवीजन टूर को। और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर जो पाइथन का रिविज़न है क्लास 11th का। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम लूप्स के बारे में बात करने वाले हैं या इटरेटिव स्टेटमेंट्स को समझने वाले हैं। क्योंकि जितने भी आपके क्वेश्चंस हों, भले वो प्रोग्रामिंग वाले हों, फंक्शंस के हों, आउटपुट वाले हों, उन सभी में आपके बेसिक जो लूप्स हैं वो यूज़ होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे, देन इसके जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है इटरेटिव स्टेटमेंट्स। इटरेटिव स्टेटमेंट्स या सिंपली इनको हम लूप्स भी बोलते हैं, या इनको लूप्स भी बोला जाता है, या इटरेटिव स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हैं। तो देखिए, सिंपल से स्टेटमेंट है। इटरेटिव स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, यानी कि एक हेडर पार्ट होगा। उस हेडर पार्ट में या तो वाइल लूप हो सकता है या फॉर लूप हो सकता है। पाइथन में केवल दो ही लूप होते हैं, फॉर एंड वाइल। एंड ये लूप तब तक आपका एग्जीक्यूट होता है जब तक कि एक टेस्ट कंडीशन या एक एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो ट्रू होती है। तो सिंपल सा है। अब यहाँ पे देखिए, जो इटरेटिव स्टेटमेंट हैं दो तरीके के होते हैं। एक तो आपका फॉर लूप है एंड दूसरा आपका वाइल लूप है। अब देखिए, कोई भी आपका लूप हो, भले वो फॉर लूप हो या वाइल लूप हो, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई भी आपका लूप हो, किसी भी लूप को अगर हमने एक सही तरीके से चलाना है, उसको हमने एग्जीक्यूट करना है, तो फोर मेन प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे लूप्स की देखनी होती है, या फोर मेन पार्ट्स इसको हम कह सकते हैं। देखिए, कोई भी लूप है तो लूप में सबसे पहले जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन, या इसको हम सिंपली स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। सिंपल आपने याद रखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट अगर लूप का आपको क्लियर है तो इनिशियलाइजेशन ये हमारा हो गया। दूसरा हमारा डेस्टिनेशन, इसको हम बोल सकते हैं डेस्टिनेशन, या इसको लिमिट हम बोल सकते हैं, या कंडीशन इसको हम बोल सकते हैं, या इसको हम सिंपली बोल देते हैं एंड पॉइंट आपका लूप का क्या होगा। एंड थर्ड जो है वो है इसके स्टेप्स, यानी कि कितने स्टेप्स लेके एक लूप हमारा इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। तो ये इंक्रीमेंट भी हो सकता है या डिक्रीमेंट भी हो सकता है, या एक पर्टिकुलर कंडीशन तक भी ये चल सकता है। मेनली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम फॉर लूप में यूज़ करते हैं, और कंडीशन बेसिस पे जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे हमें पता नहीं होता कितने बार एक लूप को हमने चलाना है, तो कंडीशन मेनली हम वाइल लूप के साथ यूज़ करते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, स्टेप्स हो गए। एंड फोर्थ हमारा हो गया बॉडी ऑफ द लूप। बॉडी ऑफ लूप, या सिंपली वो स्टेटमेंट्स जो हमने एग्जीक्यूट करने हैं, स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड। स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड, जो स्टेटमेंट्स हमने एग्जीक्यूट करने हैं वो इसमें आएंगे। तो मेन फोर चीज़ें आपने यहाँ पे देखनी है, चार चीज़ें देखनी है। इनिशियलाइज, यानी कि स्टार्ट कहाँ से होगा, एंड पॉइंट लूप कहाँ तक जाएगा, कितने स्टेप्स लेके जाएगा, रिवर्स में जाने वाला है कि फॉरवर्ड जाने वाला है, एंड फाइनली उसकी वजह से कौन से स्टेटमेंट्स हमारे बार बार रिपीट होने वाले हैं। तो पहले अगर हम बात करें सिंपल फॉर लूप की, तो फॉर लूप का सिंपल सा सिंटैक्स है। तो सबसे पहले हम फॉर कीवर्ड लिखते हैं, देन कोई भी वेरिएबल आ जाएगा, फॉर वेरिएबल इन के बाद हम यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मेनली दोनों में क्या डिफरेंस है अभी इसको हम समझेंगे। एग्जांपल के तौर पे फॉर में एग्जांपल मैंने लिख दिया फॉर एक्स इन रेंज, और मैं लिख देता हूँ 5। एंड अगर मैं प्रिंट करता हूँ x को, तो आपको ऑब्वियसली आपका आउटपुट इसका शायद आता होगा। ये आपका 0 से स्टार्ट होगा एंड अप टू 4 ये जाने वाला है, और यहाँ पे सीक्वेंस भी आ सकता है। तो पहले देखिए, अगर हम रेंज फंक्शन की बात करें, तो रेंज फंक्शन क्या होता है, ये एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि एक रेंज तक हमको चलाने में हेल्प करता है। अब रेंज फंक्शन जो है ये एक फंक्शन है, तो फंक्शन है तो कुछ पैरामीटर्स भी लेगा। तो अगर रेंज फंक्शन जो है इसके अंदर अगर हम कोई भी, अभी मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ फॉर कोई भी वेरिएबल इन रेंज, मैं केवल रेंज को अभी समझा रहा हूँ, यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा। तो रेंज के अंदर मान लीजिए अगर मैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 5,
अब यहाँ पे जो इसके पैरामीटर्स हैं या आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये मैक्सिमम 3 आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स यहाँ पे ले सकता है, 3 आर्ग्यूमेंट ये मैक्सिमम ले सकता है। अगर इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है तो ये नहीं चलेगा, एरर इसमें आएगी अगर आप खाली रेंज लिखते हैं तो। लेकिन अगर आप कोई भी एक सिंगल इंटीजर वहाँ पे लिखते हैं पॉजिटिव में, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें देखिए क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टार्ट होता है, डिफ़ॉल्ट ये स्टार्ट होता है आपका 0 से, यानी कि अगर हमने यहाँ पे 5 लिख दिया तो ये 0 से ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। एंड दूसरा एंड पॉइंट तो हमने डिसाइड कर दिया है कि ये 4 तक आपका चलेगा, यानी कि जो भी हम यहाँ पे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल इसको मैं n मानूँ तो n-1 तक ये आपका एग्जीक्यूट होता है। तो ये 0 से स्टार्ट होगा और n यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 है तो ये 0 से चलेगा और 4 तक चलेगा। एंड बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टेप इसमें होते हैं वो होता है +1 का, यानी कि जो स्टेप्स हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं वो होते हैं +1 के, यानी कि ये जो एग्जीक्यूट होगा, अगर मैं लिखता हूँ फॉर x इन रेंज 5 तो ये स्टार्ट होगा 0 से, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, यानी कि जो मैंने नंबर लिखा है होगा तो उतने ही बार, यानी कि 5 बार एग्जीक्यूट होगा, लेकिन 0 भी इंक्लूडेड है तो ये एक कम पे रुकता है, यानी कि n-1 पे रुकता है। तो यहाँ पे अगर सिंगल वैल्यू देंगे तो ये आने वाला है, और इसमें अगर हम 2 वैल्यू यहाँ पे देते हैं, मान लीजिए मैंने 1,4 लिख दिया रेंज के अंदर फॉर कोई भी वेरिएबल इन रेंज, तो यहाँ पे रेंज के अंदर 1 से अगर हम 4 तक चलाते हैं तो अब देखिए हमने 2 यहाँ पे इसमें आर्ग्यूमेंट दिए हैं। तो जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है स्टार्टिंग पॉइंट, एंड दूसरा जो होता है वो हमारा एंड पॉइंट होता है, यानी कि ये जो चलेगा ये चलेगा 1, देन 2, देन 3, यानी कि ये 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होंगे वो 3 टाइम हमारे एग्जीक्यूट होने वाले हैं। तो 2 वैल्यू देंगे तो हमारा इस तरीके से आएगा। अगर यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको कुछ ऐसा लिखेंगे, अगर आप लिख देते हैं रेंज, आप लिखते हैं 4,1, उल्टा कर देते हैं, तो देखिए ये तो हमें पता है 4 है, लेकिन ये 1 तक नहीं जाने वाला, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये कितने का इंक्रीमेंट करता है, +1 का करता है। तो जब भी अगर हमको उल्टा इसे चलाना होता है तो थर्ड जो है वो भी हमें स्पेसिफाई करना होता है, जो कि होते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स। सिंपल तरीके से अगर मैं रेंज के अंदर लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 1,15,2, तो इसका मतलब क्या है, 1 से जाना है और कहाँ तक जाना है इस लूप ने, ये जाएगा 14 तक, लेकिन ये जाएगा 2 का स्टेप लेके, यानी कि 1 एंड 1 में +2 कीजिए, +2, तो देन ये हो जाएगा 3, देन +2, देन 5, अप टू ये जाने वाला है 14 तक, यानी कि मैक्सिमम इसकी वैल्यू हो सकती है 14। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद अगर इसको हम नेगेटिव में चलाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं रेंज में लिख देता हूँ, अगर मैं रेंज में यहाँ पे लिख देता हूँ -4, -7, यानी कि -4 से -7 जाना है, तो क्या ये चले जाएगा, क्योंकि -4 में अगर मैं +1 का बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट यहाँ पे देता हूँ तो ये -4 के बाद तो -3 हो जाएगा, लेकिन मुझे जाना है उल्टा -7 की तरफ, तो यहाँ पे मुझे क्या देना है, -1, यानी कि तीनों ही चीज़ें मैंने अच्छे तरीके से स्पेसिफाई यहाँ पे कर दी। ये तो तीनों चीज़ें हैं, यानी कि इनिशियलाइजेशन है, डेस्टिनेशन है और स्टेप्स है, एंड ऑफकोर्स इसके बाद इसकी वजह से जो स्टेटमेंट्स होंगे वो तो एग्जीक्यूट होने ही वाले हैं। तो आई होप रेंज फंक्शन आपको समझ में आया होगा। जब भी हमको चीज़ें फिक्स होती हैं कि इतनी वैल्यू हमने चलानी है तो उसी के लिए हम रेंज फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये तो हुई बात रेंज फंक्शन की। अब अगर हम बात करें सीक्वेंस की, जो हमारा सीक्वेंस है, तो देखिए जब भी हम फॉर लूप के साथ सीक्वेंस की बात करते हैं तो सीक्वेंस में क्या होता है, जितनी भी इंडेक्सिंग वाली चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास स्ट्रिंग है या लिस्ट है या टपल है, तीनों में ही इंडेक्सिंग होती है। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली किसी सीक्वेंस को रखते हैं या किसी ऑर्डर्ड सीक्वेंस को रखते हैं तो उनका जो सीक्वेंस की जो वैल्यू है या इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो आपका सिंपली इस वेरिएबल की वैल्यू होती है या आपका लूप के वेरिएबल की वैल्यू होती है। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल a मैंने लिख दिया 2, 4, 8, ये एक लिस्ट है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर x इन, अब रेंज नहीं लिखना है। देखिए यहाँ पे रेंज एक फंक्शन है, जब भी आपको इंटीजर देना है तो डायरेक्टली आप रेंज लिखेंगे, लेकिन अगर आप डायरेक्टली कोई सीक्वेंस यूज़ करना चाहें, या लिस्ट हो, टपल हो, या सिंपली स्ट्रिंग हो, या डिक्शनरी हो, तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पे डायरेक्टली लिखना पड़ता है, रेंज यहाँ पे नहीं आएगा। काफ़ी बार ये एरर हम लोग करते हैं, यहाँ पे रेंज भी लिखते हैं तो रेंज यहाँ पे नहीं आता है। फॉर x इन a, एंड देन अगर मैं प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे x को, तो x में सबसे पहले क्या आने वाला है, x में सबसे पहले यहाँ पे 2 आएगा, देन आपका 4 आएगा, देन 8 आएगा। अब यहाँ पे अभी तो देखिए मैंने डायरेक्टली a लिखा है, आप चाहें तो डायरेक्टली ये वैल्यू भी यहाँ पे लिख सकते हैं, या आप मान लीजिए a में मैंने यहाँ पे हेलो लिखा और यहाँ पे मैं a लिखता हूँ, तो अब यहाँ पे x में क्या आएगा, सबसे पहले h, देन e, देन l, देन सेकेंड l, एंड देन o, यानी कि हेलो पूरा आएगा। आप चाहें तो डायरेक्टली भी यहाँ पे लिखें,
आप डायरेक्टली भी यहाँ पे हेलो लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सीक्वेंस के साथ ये किस तरीके से काम करता है। तो सीक्वेंस की जो लेंथ होगी, यानी कि लिस्ट की जितनी लेंथ है, जितने एलिमेंट्स उसमें हैं, या स्ट्रिंग के अंदर जितने सिंबल्स या करेक्टर्स हैं, टपल के अंदर हो, और अगर आप इसको डिक्शनरी में चलाएंगे तो डिक्शनरी में क्या होता है, जो की वैल्यू पेयर है, तो एक पेयर एक वैल्यू वहाँ पे होती है, तो की के बेसिस पे सिंपली अपनी वैल्यू चलाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए के अंदर हमारे यहाँ पे कोई एक डिक्शनरी है, तो मैं ए लिखूंगा तो केवल कीज़ यहाँ पे आएंगी, और अगर मैं यहाँ पे ए डॉट वैल्यूज़ कर देता हूँ, ये हम आगे डिक्शनरी में देखेंगे जो डिक्शनरी के फंक्शन है, तो केवल यहाँ पे एक्स में जो वैल्यू आएगी, या इस वेरिएबल में जो लूप का वेरिएबल है इसमें जो वैल्यू आएगी वो आपका सिंपली यहाँ पे यहाँ वैल्यूज आने वाली हैं। और अगर आप आइटम्स कर देते हैं, आइटम्स भी होता है जिसमें टपल के फॉर्म में की एन वैल्यू आती हैं, तो यहाँ पे एक इंटायर आइटम आपका एक वैल्यू बनेगा। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि किस तरीके से एक लूप काम करता है, जिसमें बेसिकली आपका फॉर लूप हमने समझ लिया है, जिसमें मेनली 4 पार्ट होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, स्टेप्स क्या होंगे, और आपने क्या याद रखना है, जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं कि अगर सिंगल वैल्यू देते हैं रेंज फंक्शन में तो डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा, +1 का इंक्रीमेंट होगा, एंड जो वो चलेगा वो जो नंबर हम देने वाले हैं उससे एक कम, यानी कि n जो नंबर है -1 तक चलने वाला है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे समझे आपका फॉर लूप को भी, सॉरी वाइल लूप को, तो वाइल लूप में भी यही चारों चीज़ें हमने देनी है, और वो ज़्यादा आसान है क्योंकि उसमें डायरेक्टली हम दे सकते हैं, लेकिन उसमें चारों चीज़ें जो जब हम देते हैं तो इसमें देखिए, इसमें तो एक सिंगल स्टेटमेंट में ही हमने तीनों चीज़ों को यहाँ पे दे दिया, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट भी, एंड पॉइंट भी, स्टेप्स भी। लेकिन वाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन से पहले हमको क्या करना पड़ता है, हमको उसमें स्टार्टिंग पॉइंट पहले ही डिफाइन करना पड़ता है। यानी कि मान लीजिए मैंने लिख दिया a=1 एंड देन मैं लिखता हूँ वाइल a इज़ लेस देन या =5, यानी कि ये 5 तक चले, यानी कि कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल a, एंड देन मैं लिखता हूँ a=a+1। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग पॉइंट भी है, कंडीशन भी है, बॉडी ऑफ द लूप में तो दोनों ही स्टेटमेंट आ गए, एंड साथ में इंक्रीमेंट भी आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं देखूँ 1 इज़ लेस देन 5, सही है, ये ट्रू है, तो अंदर आएगा 1 प्रिंट होगा, एंड देन 1 का इंक्रीमेंट। अगर इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो ये लूप चलता ही रहेगा और ये इन्फिनिटी लूप में कन्वर्ट हो जाएगा, तभी हमको यहाँ पे इंक्रीमेंट भी देना होता है। अब अगर लूप को हम उल्टा चलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि एक वाइल लूप को मुझे चलाना है 50 से लेकर 10 तक, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमको पता चल गया 50 से चलाना है, और कहाँ तक चलाना है, 10 तक। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि a जो है वो ग्रेटर देन आपका हो जाए, जब तक 10 से ग्रेटर होता है तब तक चले। अब देखिए 50 से 10 तो ये खुद ही तो नहीं होने वाला, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे डिक्रीमेंट भी देना होगा। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी आपने यहाँ पे ध्यान देना है। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट पहले आ जाता है, देन कंडीशन आती है, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आता है, जो कि इसकी बॉडी के अंदर आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वाइल लूप भी सिंपल है, फॉर लूप भी आपका सिंपल है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेस्टिंग के भी यहाँ पे एग्जांपल्स लेंगे, और साथ ही में लूप के साथ साथ जो जंपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, यानी कि अगर हमें किसी कंडीशन के बेस पे लूप को रोकना हो तो इसके लिए फिर हम यूज़ करने वाले हैं आपका ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप लूप आपको समझ में आए होंगे। और कई बार देखिए ऐसा भी होता है कि हम वाइल लूप में आपने केवल ये देखा होगा, लेकिन कई बार हम जब इन्फिनिटी लूप बनाते हैं तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि हम वाइल लूप में भी अलग अलग कंडीशंस देते हैं इस तरीके से। तो जब तक यूज़र से हम यहाँ पे पूछेंगे कि की वैल्यू ट्रू नहीं होती तब तक ये लूप चलता है। तो ऐसे भी हम लूप को यूज़ करते हैं। कई बार हम इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो इफ़ के साथ यूज़ होता है, तो ये कहीं भी यूज हो सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ है इन्फिनिटी लूप। अगर हम लिख देते हैं वाइल ट्रू, एंड इस लूप के अंदर कोई काम होता है, एंड आगे चल के हम इसको इफ़ की मदद से या ब्रेक की मदद से इसको हम अगर रोकते हैं लूप को, तो अब ये रुकेगा। तो वरना ये आपका क्या है, इन्फिनिटी लूप है। इन्फिनिटी क्यों है, क्योंकि वाइल ट्रू तो हमेशा ही ट्रू रहेगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई स्टेप्स नहीं है। या इसके अलावा a मैंने 10 लिख दिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a, तो a यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है, 10 है। पिछली वीडियो में हमने देखा था इफ एल्स के साथ।
तो वहाँ पे आपकी कोई भी नॉन जीरो वैल्यू आपकी ट्रू होती थी, कोई भी वैल्यू अगर आप दें तो ट्रू होता था, या ट्रू लिखें तो भी ट्रू होता था। तो यहाँ पे भी सेम है, a इक्वल्स टू 10 वाइल a, यानी कि वाइल 10 यहाँ पे एक्चुअल में है। तो वाइल 10 क्या है, एक ट्रू वैल्यू है, तो ट्रू वैल्यू है तो ये भी हमारा एक इन्फिनिटी लूप ही हुआ। तो आई होप आपको लूप समझ में आया होगा। लूप के जो 4 बेसिक पार्ट्स हैं इस पर आपने फोकस करना है, तो कोई भी आपके लूप का जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। तो इस वीडियो के जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 10, जहाँ पे हम समझने वाले हैं जंपिंग स्टेटमेंट्स को, वीडियो नंबर 10।